Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. और आज है डे 7 किस चीज़ का है। जैसा आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है रोड टू 90। और इस सीरीज़ का जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम चाहते हैं कि इस बार जो क्लास 10 सीबीएसई के बच्चे हैं उनका फाइनल एग्ज़ाम जो बोर्ड का एग्ज़ाम है जो मार्च के मंथ में 2023 में होने वाला है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जो इंग्लिश में मार्क्स हैं वो 90+ आ जाए। इससे क्या होगा, बच्चों के जो ऑल ओवर परसेंटेज है इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों के ऑल ओवर परसेंटेज जो होते हैं लैंग्वेज की वजह से ही डाउन जाते हैं, क्योंकि बच्चे साइंस, मैथ, सोशल साइंस इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के 90+ परसेंटेज आ जाएं, और इसी वजह से हमने ये सीरीज़ जो है अपने प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करी है। तो हमारा जो मेन टारगेट है नवंबर, दिसंबर और जनवरी का है। 3 महीने में हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करेगा सिलेबस कवरेज एज वेल एज योर रिविजन। तो चलिए, आज जो है डे 7 है और आज हम डिस्कस करने लगे हैं अमांडा पोएम को, और ये पोएम जो है लिखा है रॉबिन कैलन ने। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले अबाउट द पोएट में देख लो, ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं जो बच्चों को सेंटर में रख के अपनी जितनी भी राइटिंग है उसे लिखती होती हैं। और याद रखना, ये लिखती हैं किसके बारे में, चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट फिक्शन। ठीक है, ये जो इनका मेन जो आप कह सकते हो ना राइटिंग स्टाइल, ठीक है, अगर ये फेमस हैं तो वो सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रन को टारगेट करके चिल्ड्रन के ऊपर जो है वो अपनी पोएट्री या फिर अपनी राइटिंग को लिखा है। तो चलिए इस पर्टिकुलर पोएम में देखते हैं। इस पोएम की इंट्रोडक्शन में देखो क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है अमांडा। उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रेजेंट किया गया है। एक्चुअली इस पर्टिकुलर पोएम में ना एक मदर है, एक डॉटर है। ठीक है, अमांडा इज अ डॉटर और उसकी ममा है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों की कन्वर्सेशन दिखाई गई है, बट यहाँ पर कोई कन्वर्सेशन नहीं है, वन वे ही है। मतलब क्या है, मम्मी सिर्फ बोलती रहती हैं और अमांडा उनको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देती है, बल्कि अमांडा जो है अपनी ख्यालों में ही खोई रहती है। चलिए अब हम इस पोएम को लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं तो आपको ये पोएम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो लाइन्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मल स्टेंजा लिखी हुई है और कुछ लाइन जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो मदर की है, एक तरीके से आप समझ लो, और ये जो है वो किसकी है, अमांडा की है। बट ये अमांडा की स्पीकिंग लाइन नहीं है, बल्कि क्या है, अमांडा की इमेजिनेशन है। आगे बात समझ में, अमांडा की इमेजिनेशन है। चले अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या कहा जाता है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा की मदर जो है, ठीक है, बच्चे यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि अमांडा की मदर है या कौन है, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ पता लग जाता है कि कोई भी है जो अमांडा से एल्डर है। तो जिस तरीके की कन्वर्सेशन है या जिस तरीके के डायलॉग्स बोले गए हैं, तो उससे हम यही इमेजिन कर सकते हैं कि एक मदर ही हो सकती हैं जो ये चाहती हैं कि उनके बच्चे में गुड हैबिट्स आएँ, ठीक है, उसकी जो भी बैड हैबिट्स हैं वो चली जाएँ। तो इस वजह से यहाँ पे कंसिडर किया गया है कि अमांडा की मम्मी जो हैं वो बोल रही हैं। अब ध्यान से समझना, अमांडा की मम्मी जो है सीधी सी बात है उसे रोक रहे हैं। किस चीज़ के लिए रोक रहे हैं, अमांडा जो है अपने नेल्स खा रही है, इस वजह से उसे बोल रही हैं वो कि भाई अपने नेल्स को मत खाओ। ठीक है, उसके बाद अपने जो शोल्डर्स हैं, ठीक है, उसे बेंड करके मत बैठो। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से लेजी बनकर बैठना बंद कर दो, स्ट्रेट बैठो। मतलब क्या है, यहाँ पे जो मदर हैं, ठीक है, वो अमांडा को क्या है, गाइडलाइन दे रही हैं कि तुम अच्छे तरीके से बैठो, बॉडी पॉस्चर खराब मत करो, अपना नेल्स जो है उसे बाइट मत करो, क्योंकि नेल्स बाइट करना जो है वो गलत बात है। आई होप कि आपको ये जो 4 लाइनें हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट में लाइन्स हैं, ठीक है, उसको ध्यान से समझना क्या है, देयर इज अ लैंग्वेज इमर्सी वेयर द सोलो इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग विस्टफुली। अब देखो ये जो लाइन्स हैं वो ब्रैकेट में लिखी गई हैं। जो मदर है अमांडा की, उन्होंने, मदर ऑफ अमांडा, उन्होंने क्या किया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है, अमांडा को कि अमांडा ऐसा मत करो, ऐसे बैठो। ठीक है, लेकिन अमांडा जो है उनको कोई आंसर नहीं देती है और अपनी ख्यालों में खो जाती है, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है। और वो क्या इमेजिन कर रही है, वो ये इमेजिन कर रही है कि काश ऐसा होता,
ठीक है। काश ऐसा होता कि एक सी होता, ग्रीन कलर का सी होता, ठीक है, हरी भरे रंग का सी होता और वहाँ पर मैं सोलो इनहैबिटेंट होती। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अकेली ही वहाँ पे रहती और मैं क्या होती, एक मरमेड होती। मतलब क्या हो गया बच्चे, एक जल परी होती और मैं क्या करती, आराम से वहाँ पे इंजॉय करती, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीती। आगे बात समझ में। और फिर वो क्या कहती है कि जो समुद्र की लहरें हैं उसके साथ में आराम से जो है बहती चली जाती और तब शायद मैं इंजॉय कर पाती। तो अब यहाँ पर अब ध्यान से समझो, जो एक चीज़ है समझने वाली, अमांडा की जो मदर हैं वो इसको प्रेजेंट कंडीशन में इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि अमांडा ये तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे करो, तुम ऐसा ना करो। लेकिन अमांडा जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही अपनी मदर की बात, बल्कि वो क्या है, अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में बहुत ही अच्छे तरीके से व्यस्त हो रखी है। आई होप कि ये वाला जो स्टेंजा है, ठीक है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस स्टेंजा के लिटरेरी डिवाइस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या है, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है बच्चे, जब दो लाइन, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन जो एक ही वर्ड से स्टार्ट होंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे एनाफोरा। अगर आप यहाँ पे देखो, डोंट और डोंट दोनों के दोनों जो लाइन है वो स्टार्ट हो रहे हैं एक वर्ड से, दैट इज डोंट, ठीक है। और ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चे एक के साथ आने वाली लाइन, ठीक है, मतलब पहली दूसरी तीसरी इस तरीके से। कहते हैं कि एक या एक से ज़्यादा लाइन अगर सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज एनाफोरा। देन इट इज एसोनेंस। एसोनेंस आपको पता है क्या है, रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड। जो हमारे ए ई आई ओ यू हैं, ठीक है, जो वॉवल्स हैं जब वो रिपीट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर लाइन में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसोनेंस। अगर आप देखो, डोंट हंच योर शोल्डर्स, यहाँ पे ओ साउंड जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एसोनेंस। उसके बाद आ जाती है बच्चा पार्टी राइम स्कीम। तो राइम स्कीम देखो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। अमांडा ए, ठीक है, फिर अमांडा ए, ठीक है, फिर स्ट्रेट बी, फिर अमांडा ए, ए बी ए, यही है ना, ध्यान से देखो, ए बी ए, अमांडा अमांडा स्ट्रेट अमांडा। अब देखो जो पीछे वाली, जो ये पीछे वाली नेक्स्ट जो ये तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तीन जो लाइंस हैं, ठीक है, इसका क्या है, सी मी बिसफुली। यहाँ पे सी सी सी, क्योंकि तीनों के साउंड जो हैं वो सेम हैं और इसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी ए सी सी सी। यहाँ पर देखो मैंने सारे जो लास्ट के वर्ड हैं वो भी आपके लिए लिख दिए हैं और मैं सभी को बोलूँगी बच्चे अपनी बुक्स, नोटबुक प्लस एक पेंसिल लेकर बैठा करो, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने के लिए, अदरवाइज आपको मज़ा नहीं आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर भी करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब आप कंपैरिजन करते हो, तो यहाँ पर जो है ग्रीन कलर का सी जो है, ठीक है, जो समुद्र है उसको कंपैरिजन किया गया है किससे, कि कलर ऑफ एमर्ल्ड, जो वो भी जो है क्या है, ग्रीन है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देन इट इज़ रिपीटिशन। अमांडा वर्ड जो है इस पर्टिकुलर स्टेंजा में और थ्रू आउट द पोएट्री जो है बहुत ज़्यादा क्या है, रिपीट यूज़ करी गई है। देन इमेजरी इज ऑल्सो देयर, ड्रिफ्टिंग विसफुली। अब देखो ड्रिफ्टिंग विसफुली अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, मतलब क्या है, ड्रिफ्टिंग विसफुली का मतलब क्या है कि मैं बहती जाऊं खुशी से, मतलब क्या कि जो समुद्र की लहरें हैं उसके साथ मैं भी आगे बढ़ती जाऊं। तो यू आर एबल टू इमेजिन दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज विदाउट एनी विजुअल्स। तो इस चीज़ को क्या कहोगे कि यहाँ पर क्या है, इमेजरी यूज़ करी गई है। एक्चुअली बच्चा पार्टी इमेजरी होती क्या है, आपको सबको पता है कि इमेजरी का मतलब क्या है, इमेजिन करना, इमेज क्रिएट करना, ठीक है। जब जो वर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ओनली आपके सामने, आपके नज़रों के सामने एक प्रॉपर इमेज क्रिएट कर देते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये क्या है, इमेजरी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आई होप कि इट इज़ क्लियर। देन इट इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, देखो एलिट्रेशन होता है जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड है ना, क्लोजली प्लेस वर्ड्स का स्टार्टिंग का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन। देखो स्टॉप एंड स्लाउचिंग, दोनों वर्ड जो हैं, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहे हैं किससे, स साउंड से, और स जो है, ठीक है, जो एस साउंड है वो कौन सा है, पहला अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन। यहाँ पर भी देखो सिट और स्ट्रेट में। आई होप इट इज़ क्लियर।
देन नेक्स्ट इज एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं ना तो उसे हम बोलते हैं एल्यूजन। यहाँ पर जो है रेफरेंस दिया गया है किसका, मर्मेड का, जल परी का रेफरेंस दिया गया है, तो दिस इज नोन एज एल्यूजन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा सेकंड स्टैंजा को। फिर जो मदर हैं, ठीक है, वो अमांडा को इंस्ट्रक्शंस देंगी, लेकिन अमांडा उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगी, बल्कि क्या करेगी, अपनी दुनिया में ही, अपनी जो इमेजिनेशन की दुनिया है उसी में ही वो खो जाती है। ऐसे समझना, देखो मम्मी क्या कहते हैं, मम्मी जो है क्वेश्चन पूछती हैं, ठीक है, क्या पूछती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू टाइडी योर रूम, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू। अमांडा अमांडा अमांडा, तीनों जगह पे अमांडा थी, इस वजह से मैंने अमांडा को स्किप कर दिया था, ठीक है। अब देखो मम्मी जो है वो क्वेश्चन पूछ रही हैं, ठीक है, अमांडा को, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, ठीक है, अपने रूम को तुमने क्लीन कर लिया, मैंने तुम्हें कहा था, मुझे याद है कि तुम अपने जो शू है, ठीक है, जूते हैं, उसे भी क्लीन कर लेना, क्या तुमने ऐसा कर लिया, ठीक है। तो मम्मी जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है किससे, अमांडा से। लेकिन अमांडा मजाल है जो आंसर दे दे, कोई चक्कर ही नहीं है, आजकल के हैं बच्चे हैं ना, बिल्कुल भी आंसर नहीं देते, ठीक है ना। अमांडा जो है अपनी दुनिया में देखो खोई हुई है, और वो क्या कह रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब देखो यहाँ पर जब अमांडा की मम्मी उससे क्वेश्चन पूछती हैं तो अमांडा उनको आंसर नहीं देती, बल्कि अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है, और वो पता क्या इमेजिन कर रही है, काश ऐसा होता कि मैं ऑर्फन होती, अनाथ होती, ठीक है, मेरे माँ बाप नहीं होती, और मैं क्या करती, सड़कों पे इधर उधर घूम रही होती, ठीक है। उसके बाद क्या कहती है, जो वहाँ पे डस्ट होते, मतलब क्या कि मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं होती, उसके बाद जो डस्ट है, ठीक है, मतलब धूल मिट्टी है, उनके ऊपर मैं क्या है, अपने पैरों से जो है वो निशान बनाते हुए आगे बढ़ती रहती, और उससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुझे शांति मिलती, मतलब कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, और जो साइलेंस है ये गोल्डन होता, और जो फ्रीडम है वो स्वीट होता। मतलब यहाँ पर इन लाइनों से हमें ये पता तो लग रहा है ना, जो अमांडा है वो अपनी मम्मी से दुखी है, उसको ये लगता है कि जो मेरी मम्मी है 24 घंटे बोलती रहती है मुझे कुछ ना कुछ, मुझे कोई फ्रीडम नहीं है, कोई साइलेंस नहीं है, हर जगह मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। बट आपको पता है बच्चे, पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे भले के लिए बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे जो है मजाल है, आज किसी की सुन ले किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब मैं यहाँ पे एक रिकैप दे देती हूँ। देखो यहाँ पर जो अमांडा की मम्मा है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछती हैं कि तुमने होमवर्क कर लिया, तुमने अपना रूम जो है वो क्लीन कर लिया, तुमने अपने जो फुटवेयर हैं उसे साफ़ कर लिया या नहीं कर लिए, ठीक है। तो जो अमांडा है वो इमेजिन करना शुरू करती है कि काश मैं क्या होती, एक अनाथ लड़की होती, ठीक है, मेरे माँ बाप नहीं होते, और मैं क्या कर रही होती, सड़कों पर घूम रही होती, ठीक है, मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं होते, और उसकी वजह से क्या है, जो धूल होती, ठीक है, जो डस्ट होते ना, उसके ऊपर मैं अपने पैरों से निशान बनाती, और वो जो फ्रीडम होता कि मुझे कोई कहने वाला नहीं होता, ठीक है, मैं जब चाहती जहाँ मर्जी घूमती रहती, ठीक है, मैं चप्पल भी नहीं पहनती तब भी मुझे कोई कहने वाला नहीं था, अगर मैं मतलब कि डस्ट से गंदी भी हो जाती तब भी मुझे कोई कहने वाला नहीं होता। तो वो जो चीज़ है, ठीक है, वो फ्रीडम जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलो अब इस जो स्टैंजा है इसके भी जितने भी लिटरेरी डिवाइस यूज़ करे गए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। फिर से यहाँ पे एनाफोरा है, देखो डिड यू, ठीक है, डिड यू। यहाँ पर एनाफोरा आपको पता है जब कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स जो हैं सेम वर्ड से स्टार्ट होंगे तो एनाफोरा ही हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर जो लाइन है, ठीक है, या इस पर्टिकुलर स्टैंजा जो है उसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एनाफोरा। राइम स्कीम बच्चे सेम ही है, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो जो ये है शू, ठीक है, ये नया वर्ड है, ठीक है, तो हमने ए बी सी तक तो वहाँ उठा लिया था, तो ए और ए तो ये हो गया, ये हो गया आपका डी। आगे बात समझ में। देन स्ट्रीट, फीट एंड स्वीट, इसको हमने नाम दे दिया किसका, ई का। अब देखो इस जो पर्टिकुलर स्टैंजा है उसके राइम स्कीम क्या है, ए डी ए ई ई। I hope it is clear to you. Very good. Then the next literary device which is used here is assonance. Assonance क्या होता है, repetition of vowel sound. Very good. अब यहाँ पर देखो ये जो सारे words हैं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ही दिखा देती हूँ, देखो ये देखो ये वाला जो लाइन है ना इसकी बात करी जा रही है। इस लाइन में अगर आप ध्यान से देखो तो ओ साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि नहीं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो ओ साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और वो आपको पता है क्या है, वाउल साउंड है, वावल साउंड है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एसोनेंस। आई होप इट इज़ क्लियर। देन अगेन रिपीटिशन इज देयर, अमांडा वर्ड इज रिपीटेड,
ठीक है, थ्रू आउट द पोएम। इस स्टैंजा में नहीं, थ्रू आउट द पोएम जो है अमांडा रिपीट ही होती जा रही है। ठीक है, अब देखो मेटाफर है जो साइलेंस है, ठीक है, उसको कंपेयर किया गया है, साइलेंस इज गोल्डन। मतलब क्या है, साइलेंस को क्या कहा जा रहा है कि साइलेंस कैसा है, गोल्डन कलर का है, और फ्रीडम कैसा है, स्वीट है। मतलब फ्रीडम को कंपेयर किया गया है स्वीट से, उसके बाद साइलेंस को कंपेयर किया गया है गोल्डन कलर से। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब जो थर्ड स्टैंजा है उसे हम देख लेते हैं। थर्ड स्टैंजा में अगेन मदर की लाइन है एंड हमारी अमांडा की इमेजिनेशन है। ठीक है, मम्मी देखो सबसे पहले क्या कहती हैं। मम्मी जो यहाँ पे कहती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब देखो मम्मी जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अमांडा को कह रही हैं कि अमांडा देखो ये जो चॉकलेट तुम खा रही हो वो मत खाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या हो गया था, पिंपल हो गया था। ठीक है, पिछली बार तुमने चॉकलेट खाए थे उसकी वजह से तुम्हें पिंपल हो गया, तुम्हें कितना दर्द हुआ था। तो यहाँ पे मम्मी ने कहीं ना कहीं बच्चे पिछली बात याद करवा के अमांडा को कह रही है बच्चे ये काम मत कर तू। ठीक है, उसके बाद देखो जो अमांडा है, ठीक है, वो क्या है, नजरें झुका के खड़ी है, वो अपनी मदर की तरफ नहीं देख रही। इस वजह से उसकी मम्मी क्या कर रही है कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ ना तो तुम मेरी तरफ देखो, मतलब लिसन टू मी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखो जो अमांडा है वो फिर अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है और वो देखो क्या सोचना शुरू करती है। वो ये सोचती है, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ चार इज ट्रैंकल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब देखो पहले ना रपुंजल समझ लो। रपुंजल क्या है बच्चे, एक ना इमेजिनरी फेरी टेल की कैरेक्टर है। जो ये परियों की कहानी होती थी ना, उसमें एक रपुंजल एक राजकुमारी होती थी जिसको एक चुड़ैल ने ना मतलब कि उसको कैद कर दिया था एक टावर में। ठीक है, और उस टावर में एक भी सीढ़ियाँ नहीं होती थी, तो कोई उस टावर में नहीं जा सकता था। और वो जो राजकुमारी होती थी बच्चे, उसके जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। ठीक है, तो वो क्या करती होती थी, अपने बाल को ही नीचे फेंकती होती थी खिड़की से, और तभी कोई उसके बालों के ऊपर चढ़कर ही उस टावर में जा सकता होता था। आई होप इट इज़ क्लियर। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो अमांडा है वो अब क्या सोचना शुरू करती है कि काश मैं भी रपुंजल होती। ठीक है, और मैं भी कहाँ पे रहती, एक टावर में रहती, और मुझे कोई भी वहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती, मैं अपने जो बाल है, ठीक है, जो हेयर्स थे होते मेरे लॉन्ग वाले, उसे मैं बिल्कुल भी नीचे जो है वो नहीं करती ताकि मेरे पास कोई भी नहीं आता। मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें कहा जा रहा है या एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, वो ये है बच्चे कि जो अमांडा है, ठीक है, वो क्या चाह रही है, वो ये चाहती है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अपनी मर्जी से रहूं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वो कह रही है ना कि मैं कभी भी, ठीक है, कभी भी अपने जो ब्राइड हेयर्स हैं उसे नीचे नहीं करती टावर से ताकि मेरे पास कोई ऊपर मुझे मिलने आता। इसका मतलब क्या है कि वो फेडअप हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि वो फेडअप हो गया, उसके लगता है कि 24 घंटे मुझे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, मेरी जो खुद की इच्छाएं हैं उसे कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, और इसकी वजह से जो बच्चा है वो इमेजिनेशन इतनी तगड़ी कर रहा है कि काश मैं एक टावर में अकेली रहती, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, और मैं किसी को ऊपर नहीं आने देती अपने पास, मैं अपना जो साइलेंस है, अपना फ्रीडम है, उसे इंजॉय करती। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम जो इस पर्टिकुलर स्टैंजा की जितने भी लिटरेरी डिवाइस हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एल्यूजन है। आपको पता है इस पर्टिकुलर जो स्टैंजा था इसमें रपुंजल का रेफरेंस दिया गया। तो एल्यूजन क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर पोएम में या पर्टिकुलर स्टैंजा में किसी चीज का रेफरेंस देकर वो स्टैंजा क्रिएट करी जाती है, तो दैट इज नोन एज एल्यूजन। इज इट क्लियर? देन राइम स्कीम अगेन बच्चे वही है, AAFAGGG। अगर यहाँ पर देखो तो अमांडा अमांडा यू एंड अमांडा केयर रेयर हेयर, ये आपस में राइम कर रहे हैं तो GGG लिख दिया है। ठीक है, देन एसोनेंस इज ऑल्सो देयर। ई और ओ साउंड जो है इन पर्टिकुलर लाइन में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सी हेयर, ये वाला जो लाइन है इसमें ई साउंड और ओ साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एसोनेंस। देन कॉन्सोनेंस इज ऑल्सो देयर। कॉन्सोनेंस क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ जो कॉन्सोनेंट साउंड है। देखो अगर कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो रही है बिगनिंग में तब तो वो एलिट्रेशन चला जाएगा बच्चे, लेकिन कहीं पे भी हो रही है, मिडिल में हो रही है, एंड में हो रही है एक वर्ड के, ठीक है, बट वो एक लाइन में होनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, कॉन्सोनेंट। अब यहाँ देखो आम रपुंजल, ये देखो आर, ठीक है, आम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, ठीक है, ब्राइट हेयर। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर जो आर है, या यहाँ पर जो आर है, कभी आर बिगनिंग में है, कभी मिडल में है, कभी एंड में है, कभी सेकेंड नंबर पर है, लेकिन आर साउंड जो है, र साउंड जो है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि कॉन्सोनेंस जो है वो यूज़ किया गया है। अगर यही बिगनिंग वाला होता तो हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन इट इज़। ओके, देन रिपीटिशन। रिपीटिशन आपको पता है थ्रू आउट द पोएम हम देख रहे हैं कि अमांडा वर्ड जो है बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टैंजा नंबर 4, और स्टैंजा नंबर 4 जो है वो इस पर्टिकुलर पोएम का लास्ट, आप एक तरीके से कह सकते हो कि स्टैंजा है। अब देखो ये जो लाइन्स है ये मदर की लाइन है, ठीक है, और मदर जो है वो क्या कह रही हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब देखो यहाँ पर जो मम्मी है वो क्या कह रही हैं, यहाँ पर जो मम्मी है वो अमांडा को कह रही हैं कि तुम हमेशा जो है इतने बुरे मूड में क्यों रहती हो, ऐसा मूड जो है वो अपना छोड़ दो, और इतना मूडी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई देखेगा तो ये सोचेगा कि मैं हमेशा तुमको क्या है, हैरास करती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ, ठीक है। तो तुम एक अच्छे बच्चे हो तो तुम हमेशा खुश रहा करो, 24 घंटे इस तरीके से बैड मूड में नहीं रहा करो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए इस पर्टिकुलर स्टैंजा की जो राइम स्कीम है और जितने भी अलग पोएटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एलिट्रेशन है, स्टॉप दैट सल्किंग, यहाँ पे स्टॉप और सल्किंग दोनों जो वर्ड हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं सेम साउंड स से, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारा एलिट्रेशन। देन इज रिपीटिशन, अमांडा वर्ड आपको पता ही है रिपीट हो ही रहा है। देन द राइम स्कीम इज AAH8, अमांडा अमांडा यू अमांडा। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब इस पर्टिकुलर जो पोएम है इसके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा होगा पोएम। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। अब कहा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि अमांडा कितने साल की है, और आपने ऐसा गेस जो है वो कैसे किया। चलो अब देखो बच्चे, मुझे जो है, ठीक है, अगर कोई भी बंदा है जो फेरी टेल की स्टोरियाँ पढ़ रहा है तो मतलब क्या है कि अमांडा की एज क्या होगी, 10 से 12 साल की होगी, ठीक है। और हमें ऐसा कैसे पता लगा, मरमेड, ठीक है, जल परी हो गया, ठीक है, रपुंजल हो गया, ठीक है, इन सभी फेरी कैरेक्टर्स जो हैं, इन सभी की स्टोरीज जो हैं वो 10 साल से 12 साल के बच्चे ही पढ़ते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन कि आप अमांडा की एज बता देना कि 10 से 12 साल की, और कैसे पता लग रहा है, क्योंकि वो जो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जा रही है, ठीक है, कि मैं एक मर्मेड होती, मैं रपुंजल होती, ठीक है, उससे हमें ये पता लग रहा है। चलो पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपको क्या लगता है कि कौन जो है अमांडा से बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वन ऑफ हर पेरेंट्स। वन ऑफ हर पेरेंट्स का मतलब क्या है, या तो मम्मी या पापा, और अगर आप देखो तो मम्मी ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो मम्मी होती हैं वही ज़्यादा केयर करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पापा केयर नहीं करते बच्चे, ठीक है जी। चलिए जो थर्ड क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, क्या कहते हैं कि वाई आर स्टैंजा 2, 4 एंड 6 गिवन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या मतलब होता है बच्चे, कि कोई भी सेंटेंस है ना वो एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स जो स्टैंजा है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो क्या है, कहीं ना कहीं जो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अमांडा का रिएक्शन है, ठीक है। जो भी उसकी मम्मी बोल रही हैं उसके लिए उसका रिएक्शन है। नो डाउट वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में है, और इसी की वजह से ही उसको जो है वो ब्रैकेट में रखा गया है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फिर कहा जा रहा है हु इज़ द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 एंड 6। 2, 4 और 6 का जो स्टैंजा है उसका स्पीकर कौन है, ऑब्वियस सी बात है अमांडा है, ठीक है। डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन द स्टैंजा 1, 3, 5 एंड 7। आपको क्या लगता है, सुन रही है वो? बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू वॉट एवर हर मदर सेज। वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स। आई होप इट इज़ क्लियर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मर्मेड। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमांडा जो है वो क्या करती, ठीक है,
या क्या करेगी अगर वो मरमेड होती, जल परी होती, तो वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, जो लिटिल गर्ल है, ठीक है, वो क्या चाहती है, अमांडा चाहती है कि काश मैं मरमेड होती, ठीक है, और मैं एक समुंदर होता, बहुत अच्छा सा ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल समुंदर होता, और वो सारे समुंदर में सिर्फ मैं अकेली रह रही होती। मतलब क्या कि मैं अपनी फ्रीडम जो है ना वो अकेले इंजॉय कर रही होती है, ठीक है, और मैं रिलैक्स कर रही होती सी वेव्स के साथ, ठीक है, आराम से सी वेव्स के साथ मूव कर रही होती है, और मैं क्या कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है। शी विल बी एबल टू एंजॉय हर फ्रीडम, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मुझे फ्रीडम नहीं मिलती 24 घंटे, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शंस मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन। इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या पूछा जाता है, इज अमांडा एन ऑर्फन? आपको क्या लगता है अमांडा जो है वो अनाथ है? अरे बिल्कुल भी नहीं है यार। वाई डज ही से सो? फिर उसने ऐसा क्यों कहा है? ये देखो इसका आंसर क्या है कि अमांडा जो है अनाथ नहीं है। उसने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वो जो है वो काफ़ी डिप्रेस हो चुके हैं, ठीक है, 24 घंटे उसे स्कोल्ड किया जा रहा है, ठीक है, हमेशा उसको हरास किया जा रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो वो इस चीज़ से ना बच्चे फेडअप हो गई है, ठीक है, फेडअप हो गई, तो वो ये सोचते हैं काश में मम्मी पापा होते ही नहीं, ठीक है, मैं आराम से क्या करती, इंजॉय करती, ठीक है ना, अपनी मर्जी से रहती, ना तो मुझे कोई कहता कि शू पॉलिश कर लो, ना मुझे कोई कहता रूम क्लीन कर लो, ठीक है, ना कोई कहता कि ऐसे बैठो, ये करो, वो करो। इज इट क्लियर? चलो फिर आगे का क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रुपुंजल? वाई डज ही वॉन्ट टू बी रुपुंजल? अब आपको पता है रुपुंजल की स्टोरी क्या है कि नहीं पता? ठीक है, अगर नहीं पता तो बताती हूँ। देखो क्या होता है, रपुंजल क्या होती है बच्चे, एक लड़की होती है, ठीक है, उसे एक ना बूढ़ी विच जो होती है, चुड़ैल जो होती है, उसने मतलब कि उसको क्या है पकड़ लिया था, और उसको एक टावर में जाके, ठीक है, उसको कैद कर देती है, ठीक है। उसके बाद जो ओल्ड विच होती है ना, वो क्या करती है, उसके बालों के सहारे, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है बच्चे, रपुंजल के जो हेयर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, वो डाबर आंवला लगाती होगी मे बी, इस वजह से उसके हेयर जो है वो बहुत ही लंबे घने बाल जिसको बोलते हैं ना, मजबूत बाल होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, वो अपने हेयर्स जो है वो नीचे गिराती, अपनी चोटी बनाई होती है, वो चोटी नीचे गिराती होती है, ठीक है, खिड़की से, और उस खिड़की से देखो मैं तुम्हें यहाँ पे ड्राइंग भी बना के दिखाती हूँ। मान लो कि ये एक टावर है, इतना बड़ा टावर है, ठीक है, और यहाँ पर है एक छोटी सी खिड़की, और यहाँ पर है विच या कोई भी बंदा जो रपुंजल को मिलना चाहता है, तो रपुंजल अपनी जो चोटी है ना वो इस तरीके से नीचे गिराएगी, ये इस चोटी पे क्लाइम करके इस विंडो के थ्रू इस टावर में पहुंच जाएगा, जो भी यहाँ पर रपुंजल को मिलने जाना चाहता है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, जो विच होती है वो यहाँ से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हेयर्स, ठीक है, जो रपुंजल के बाल हैं उसकी हेल्प से वो क्या करती होती है, टावर में चली जाती है, उसके बाद वहाँ से वापस आ जाती है। और उसी तरीके से एक प्रिंस भी होता है, ठीक है, प्रिंस जो होता है वो क्या है, रपुंजल को बहुत प्यार करता होता है, तो प्रिंस भी उस टावर में विद द हेल्प ऑफ ब्राइट एंड लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर्स ऑफ रपुंजल क्या करता है, उस टावर में मिलने जाता है। और जैसे ही पता लग जाता है इस विच को, ठीक है, कि भाई जो इस चुड़ैल को जैसे ही पता लग जाता है कि प्रिंस भी रपुंजल को मिलने आता है, तो इन दोनों को अलग कर देती है वो, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों का तुम समझ लो गैप रहता है, लेकिन ये जो होते हैं दोनों, मतलब कि प्रिंस और रपुंजल दोबारा मिल जाते हैं और फिर वो खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये फेरी स्टोरी है। आई बात समझ में? आई होप कि स्टोरी क्लियर हो गई हो। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि जो अमांडा वो रपुंजल क्यों बनना चाहती है? वो इस वजह से बनना चाहती है बच्चे क्योंकि उसे ये लगता है कि मुझे कहीं भी फ्रीडम नहीं है, ठीक है, मुझे शांति नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से रहूँ। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि काश मैं उस टावर में होती, ठीक है, और जब तक मैं अपने जो हेयर लंबे घने बाल होती और जो मेरे चोटी होती, अगर जब तक मैं उसे नीचे नहीं गिराती, ठीक है, कोई मेरे से मिलने नहीं आ पाता और मैं अपनी फ्रीडम जो है उसे इंजॉय कर पाती, इसी वजह से सी वॉज थिंकिंग कि काश मैं क्या होती, रपुंजल होती। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट जो है 8th क्वेश्चन, ठीक है, फिर क्या कहता है, व्हाट डज द गर्ल अर्न फॉर? What does this poem tell you about अमांडा? ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस पर्टिकुलर पोएम में ना जो गर्ल अमांडा है उसको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए और पीस चाहिए अपनी
लाइफ में क्यों चाहिए ऐसा? देखो बच्चे, इसमें क्या है, ये जो पोएम है इसमें ना एक चीज़ दिखाया जा रहा है कि जो ये अमांडा है उसको कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, उसमें गलतियां निकाली जाती हैं, तुम ऐसे करो, तुम वैसे नहीं करो, ठीक है। और इसकी वजह से वो क्या है, और ही ज़्यादा इरिटेट हो रही है, ठीक है, इरिटेट हो रही है, चिड़चिड़ी हो रही है, और वो क्या है, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको जो प्रेजेंट वाली दुनिया है, ठीक है, जो अगर आप ये कहो जो आज का जो सिचुएशन है उसके घर का, वो इससे भाग जाना चाहती है, ठीक है ना। इस वजह से इस पर्टिकुलर पोएम में हमें जो है ना वो ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि अमांडा इमेजिनेशन कर रही है या इस तरीके से बिहेव कर रही है। उसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो चुकी है सभी चीज़ों से। इज इट क्लियर? अब देखो क्या कहता है, रीड द लास्ट स्टैंजा, लास्ट का स्टैंजा पढ़ो। डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? चलो बताओ, क्या लगता है, अमांडा मूडी है, सल्किंग है, यस और नो? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है मूडी। एक्चुअली ये बच्चों का, देखो ये बच्चों का क्या होता है ना, मेन अगर आप ये देखो तो इस एज के 10 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर ऐसा होता है, ठीक है। उनको आप प्यार से तो हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर 24 घंटे आप उनको इंस्ट्रक्शंस दोगे तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो यू कांट से दैट कि सी इज मूडी। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी तक हमने पोएम की एक्सप्लेनेशन देख ली, लिटरेरी डिवाइस देख लिया, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लिए। चलो अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पोएम के वो देखते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा करने में, ठीक है। चलिए सबसे पहला एक्सट्रैक्ट जो है, ये देखो जो पहला स्टैंजा था, दोनों अमांडा और अमांडा की मम्मी वाला, वो दोनों मैंने लिख दिया है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और फटाफट आंसर्स लगाइए। हरी अप। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज अमांडा फीलिंग? अमांडा को कैसा महसूस हो रहा है, फटाफट बताओ। सी इज हैप्पी, थॉटफुल, डिप्रेस, sulky and feeling a bit low. Hurry up. Hurry up, hurry up. Very good. And the right answer is option C. The right option is option C. She is sulky and feeling a bit low. I hope it is clear. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से. What was Amanda's posture? अमांडा का posture कैसा है, जल्दी बताओ. She was sitting straight, straight बैठी हुई है, laying on bed. She was standing straight. She was sitting in a lazy dropping way. हरी अप. अभी तो बेचारी कितनी जुतियां पड़ी हैं मम्मी से, बताओ. इसके posture के लिए तो पड़ी हैं. So the right answer is option 4. She was sitting in a lazy and dropping way. अगर स्ट्रेट बैठी होती, ठीक है, तो क्यों उसके डांट पड़नी थी, बिल्कुल भी नहीं पड़नी थी ना. ठीक है जी, वेरी गुड. चलिए थर्ड क्वेश्चन, फटाफट आंसर लगाइए. थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर द लाइन्स गिवन इन ब्रैकेट? लाइन जो है वो ब्रैकेट में क्यों लिखी गई है? हरी अप, हरी अप. लाइन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए. They were added after the poem had already been written. अरे भाई ये तो अजीब ही ऑप्शन दे रखा है. These reflect the inner thoughts of Amanda. These lines do not carry any meaning. कौन सा है राइट ऑप्शन, फटाफट बताओ. And the right option is these reflect the inner thoughts of Amanda. Option 3 is the right answer. जिसका सही है 1 नंबर लगा लेना. वेरी गुड. फटाफट फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ. वाई डज अमांडा वॉन्ट टू बी सोलो इनहैबिटेंट इन द सी? क्यों अकेले रहना चाहती है, जल्दी बताओ. हरी अप बच्चा पार्टी. चलो चलो. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. सी इज फेड अप ऑफ द कॉन्स्टेंट नागिंग ऑफ द एल्डर. जो कंटिन्यूसली ना बेचारी को तंग करते रहते हैं, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी है. इस वजह से वो चाहती है यार पूरे सी में मैं अकेली इनहैबिटेंट बन जाऊं. ठीक है, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखो. सेकेंड एक्सट्रैक्ट सारा का सारा स्टैंजा लिख दिया है. मम्मी की लाइन भी है और अमांडा की इमेजिनेशन वाली लाइन भी है. चलो, हु इज द स्पीकर हेयर? कौन है इन पर्टिकुलर? यहाँ पे देखो ये जो पहली है ना, ये जो जहाँ पे मैं ये सर्कल बना रही हूँ, ठीक है, एक तरह का,
ये वाला बच्चा पार्टी, ये देखो इस पर्टिकुलर लाइंस का स्पीकर कौन है, जल्दी बताओ कौन है स्पीकर, कौन है स्पीकर? अमांडा है, अमांडा की मम्मी है, ब्रदर है, अंकल है। द राइट आंसर इज अमांडास मॉम, मॉमीज। ठीक है, वही बोल रही हैं ये सब कुछ। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट हैज द अदर पर्सन टोल्ड अमांडा टू डू? अमांडा को क्या क्या कहा जा रहा है करने के लिए, भाई बताओ। इस पर्टिकुलर जो लाइंस है इसको देख लो, होमवर्क है, रूम है, ठीक है, और शू है। याद रखना, शू क्लीन करना है, रूम को साफ करना और होमवर्क वाला है, ठीक है। अब देखो करने को कहा जा रहा है, ठीक है, क्या है? करने को कहा जा रहा है, क्या है? चलो, स्विम लाइक मरमेड, क्लीन हर हाउस। पूरा घर तो मम्मी ने नहीं कहा साफ करने को, ये जरूर कहा था कि मैं रूम साफ किया कि नहीं पूछा था। सिंग अ सॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं। फिनिश हर होमवर्क, क्या करने को कहा जा रहा है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। आई होप इट इज क्लियर। चलो हरिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। वाई डज शी कॉल हर सेल्फ एन ऑर्फन? वो अपने आप को ऑर्फन क्यों कह रही है? जल्दी बताओ बच्चे। And the right answer is option 4. The presence of her parents around her distress her. ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके मदर जो है, ठीक है, वो हमेशा अमांडा को क्या है, इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं और इसकी वजह से वो ऐसा सोच रही है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट डज शी विश टू डू व्हाइल रोमिंग इन द स्ट्रीट? वो क्या करना चाहती है? फटाफट आंसर लगाओ। हरी अप, ऑप्शन देखो और आंसर मार्क करो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। शी वांट टू क्रिएट डिजाइन ऑन द रोड विद हर फीट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक्सट्रैक्ट 3 देखो। एक्सट्रैक्ट 3 में ये स्टेंजा 3 दोनों ही लिख दिए हैं मैंने, जो भी था, चाहे मम्मी की लाइन थी या फिर लाइन थी किसकी, अमांडा की। Why is Amanda not allowed to eat chocolate? क्यों अमांडा को चॉकलेट खाने नहीं दिया जा रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Hurry up. And the right option is option 2. She gets pimple on her face. Very good. अच्छे बच्चे हो भाई तुम लोग, बहुत ही समझदार हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What do these lines tell us about the speaker? जो ये लाइन्स है ना, कौन सी लाइन अभी दिखाती हूँ, देखो ये वाली लाइन, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद तुम्हें स्पीकर के बारे में, ठीक है, क्या पता लग रहा है बताओ? क्या पता लग रहा है? कैसी है स्पीकर भाई, कैसी है बताओ? कैसी है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जो स्पीकर है वो क्या चाहती है? डिसिप्लिन चाहती है। इस वजह से वो हमेशा क्या है, इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। किसको? अमांडा को। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। वाई डज अमांडा वॉन्ट टू बी रपुंजल? अभी डिस्कस किया था एनसीईआरटी में भी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। She want to live a peaceful life alone in the tower like Rapunzel. Is it clear? Very good. Fourth question देखो। Hurry up, hurry up. Why does she say never let down my bright hair? ऐसा क्यों कहती है? मैं अपने जो ब्राइट हेयर है ना बिल्कुल भी नीचे नहीं करूंगी, बताओ। And the right option is ऑप्शन 4। क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरे जो मतलब हेयर्स हैं उसकी हेल्प से कोई प्रिंस मेरे टावर में आए और मेरी जो शांति है वो भंग हो। मतलब वो ये यार किसी को नहीं चाहती, चाहे प्रिंस हो चाहे उसकी फैमिली हो, किसी को नहीं चाहती कि मेरे टावर में आए और मेरी शांति को भंग करे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके चलो अब हम 4th एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं और ये आज के सेशन का लास्ट एक्सट्रैक्ट है। हिम्मत मत हारना बच्चा पार्टी। चलो पहला क्वेश्चन देखो, क्या कहा जा रहा है? विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन लाइन 1 ऑफ द स्टेंजा? ये देखो, ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? हरी अप, हरी अप।
सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। ये देखो, स्टॉप, सल्किंग, दोनों वर्ड जो हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? स साउंड से हो रहे हैं ना। फर्स्ट अल्फाबेट स है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सो द राइट आंसर इज एलिट्रेशन। भूल जाते हो यार तुम लोग, बताओ। And the next question is question number 2, and this is the last question of this session. Why is the name Amanda repeated again and again? Amanda जो है नाम, Amanda, 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 again and again, क्यों रिपीट किया गया है? चलो बताओ। It is the title of the poem, इस वजह से, या जो इस पर्टिकुलर पोएम की जो पोइटेस है उसका नाम अमांडा है? ऐसा तो नहीं है यार। द स्पीकर कॉन्टिन्यूसली नाग अमांडा, या फिर अमांडा वॉज नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर एट ऑल। ऑब्वियस सी बात है, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 कि अमांडा जो है स्पीकर को नहीं सुन रही है, इस वजह से बार बार बोला अमांडा आर यू लिसनिंग, अमांडा तुमने ऐसा किया, अमांडा तुमने वैसा किया, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। इस वजह से अमांडा नाम जो है बार बार रिपीट किया जा रहा है। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इंजॉय किया होगा, और ये जो पोएम है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना, और चैनल को तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, जिससे आपको सब कुछ जो भी हमारे चैनल पे होता है वो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बेल आइकन भी प्रेस करके जा। चलिए मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम और भी पोएम जो बाकी बचे हुए हैं उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हमेशा अपना ध्यान रखना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।